नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव में अगर इसे हम कहें कि अगर कोई एक सीट और एक व्यक्ति है जिस पर सबकी नजर है, तो आप कहेंगे बहुत आसान सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी की सीट। इससे आगे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी तरफ सभी लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं और वाराणसी से इस बार जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत की मार्जिन क्या होती है। लोग बाग अमूमन यही कहते हैं कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो फिर जाहिर है कि उसका लाभ उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में बिहार से जुड़ी हुई सारी जो सीटें हैं उस पर भी होती हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। पर क्या सब कुछ इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? क्या इस बार भी प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रधानमंत्री इस बार भी उत्तर प्रदेश में और बिहार में अपना प्रभाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की इस प्रतिष्ठित सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तीसरी दफा सांसद बनेंगे, या कुछ और है? और इसी बात की आपको हम आज जानकारी देंगे। दरअसल कहानी यहां से शुरू होती है कि जब चुनाव हुए, पिछले चुनाव जो कि कर्नाटक में हुए और उसके बाद तेलंगाना में हुए, तो ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो किला था वो ढहने लगा। कर्नाटक में साल 2008 में बड़ी मुश्किल से पैर जमाया गया था और येदियुरप्पा ने वो नेतृत्व दिया था जिसकी वजह से सरकार पहली दफा विंध्य पर्वतमाला के उस पार किसी भी राज्य में बन पाई थी। उस पार 5 राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और इसके अलावा पौंडीचेरी। और इन सब को मिलाकर के 131 सीटें दक्षिण भारत से आती हैं। और उस तरफ ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी से इस बार सरकार छिन गई, एस.आर. बोम्मई हार गए और वहां सरकार कांग्रेस के सिद्धरामैया की बन गई, तो चिंता के बादल छाने लाजिमी थे, क्योंकि वहां से 25 सीटें आई थी। 25 सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे में जबकि टारगेट आज की तारीख में 400 का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को जो 25 सीटें आई थी उसके अलावा 4 सीटें तेलंगाना से भी आई थी। और जो 4 सीटें आई थी उन 4 सांसदों में से 2 सांसदों को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था और वो सांसद विधायकी का चुनाव वहां हार गए। तो जाहिर है कि जब कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बन गई, जब तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बन गई और दक्षिण भारत से इन्हीं दोनों राज्यों से 29 सीटें आई थी, 25 और 4, तो फिर तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी, यहां तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला नहीं था। तो फिर ऐसे में कैसे सीटें आएंगी? इस सोच में पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन्हें ही याद किया है जिनके दम पर आज की तारीख में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते नहीं थकते हैं। पार्टी या व्यक्ति, इन दोनों के बीच अगर कोई आप कहने के लिए कहें कि अंतर है तो कहेंगे जी नहीं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर मुश्किल को आसान बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को 2 दफे बहुमत में ला करके उन्होंने साबित भी किया है। और अब उनके ऊपर यह कार्य सौंपा गया है दक्षिण के किले का। और दक्षिण के किले में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके कि येदियुरप्पा पर आरोप लगे हुए थे भ्रष्टाचार के, सब कुछ दरकिनार किया गया। वापिस से उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी की कमान कर्नाटक में सौंपी गई जब वहां पर चुनावी हार हो गई विधानसभा चुनाव के दौरान। आपने देखा होगा उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, येदियुरप्पा के बेटे को।
और सारी बातें जो उनके बारे में कही गई थी उसे फिलहाल भुला दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोशिशें इसी तरह से की जा रही हैं कि वो जो दोस्ती है वो कायम रहे जगन मोहन रेड्डी के साथ। ऐसे में जबकि शर्मिला ने, उनकी बहन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है और गुणागणित वहां क्या होने वाला है अभी तक किसी के समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि रीजनल सेंटिमेंट्स और रीजनल पॉलिटिक्स आंध्र प्रदेश में खूब चलती हैं और केंद्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने जो पैठ बनाई थी वो भी बहुत कमजोर हो चुकी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद। और तेलंगाना में भी कौन सी बहुत ज्यादा थी, इस बार ही तो चुनाव जीत पाई कांग्रेस। वहां भी रीजनल पार्टी केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति ही जीत रही थी। तो ये जो रीजनल सेंटिमेंट है ये 5 राज्यों में दक्षिण के बहुत ज्यादा है और ऐसे में पेनिट्रेट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आंध्र के बाद चलिए केरल, वामपंथी राजनीति और कांग्रेस अगर टक्कर देती है तो उसने अपना यूडीएफ बना रखा है, उसके भी कुछ दल साथ में है। और तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक एक बार भी खाता नहीं खोला है। खाता बगल के ओ राजगोपाल वो चुने गए थे एक बार केरल में, लेकिन तमिलनाडु में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। और तमिलनाडु में भी सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य की गिनती होती है, वहां 39 सीट्स हैं और अगर आप पौंडीचेरी को जोड़ते तो 40 सीटें हो जाती हैं। और ऐसे में जबकि 131 सीटें इन 5 राज्यों में फैली हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उस संग्राम में उतर चुके हैं, क्योंकि 131 को आप 543 में से निकाल देते हैं तो बचते हैं 412 और इन 412 सीटों में से 400 लाना आसान तो है नहीं, 350 लाना भी बहुत आसान नहीं है। और ऐसे में जरूरी है कि दक्षिण से आपको सीटें मिले, तो वो कैसे मिलेंगी? और उसके लिए तय किया गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ वाराणसी से नहीं लड़ेंगे। हमारी जानकारी कहती है कि प्रधानमंत्री इस बार वाराणसी से तो लड़ेंगे ही, लेकिन एक दूसरी सीट भी उनके लिए देखी जा रही है और वो सीट है दक्षिण भारत में। वो दक्षिण भारत जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से मुश्किल स्थिति रही है। कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें, अब तो कर्नाटक भी हाथ से चला गया है। और सबसे ज्यादा मुश्किल तमिलनाडु रहा है, क्योंकि द्रविड़ राजनीति हमेशा उत्तर भारतीयों के बीच की जो राजनीति है उसका स्वाभाविक तौर पर विरोध करती है। और चाहे पार्टी वो कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो, वहां की स्थानीय दल में जो स्वीकार्यता है बहुत कम है। किसी तरह सहयोगी बनकर डीएमके की कांग्रेस अपना काम चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां स्वीकार्यता बहुत ही कम है, लेकिन लगातार पिछले 5 साल ये कोशिशें होती रही कि तमिलनाडु में जगह बनाई जाए, मजबूत की जाए। एक यंग आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने रिजाइन किया, अन्नामलाई, और आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कुछ व्यूह रचना करने की कोशिश की है और उसी व्यूह रचना का परिणाम है कि आज की तारीख में यह सोचा जा रहा है कि तमिलनाडु की एक सीट से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाया जाए साल 2024 के चुनाव में। ये रोड मैप तैयार हो चुका होगा, शायद तभी ये खबरें रिस के बाहर आनी शुरू हुई हैं थोड़ी बहुत, और कोई कह नहीं रहा है, लेकिन जो हाव भाव है, जिस तरह से हाल के दिनों में तमिलनाडु और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों शब्द एक दूसरे के करीब आए हैं, लग तो रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर पक रहा है। तमिलनाडु की बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा यात्रा, और खासतौर पर तब जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में थे 21 जनवरी, और वो कहां थे? रामेश्वरम, राम से जुड़ता हुआ दक्षिण भारत का वो सिरा जो आखिरी पॉइंट कहलाता है। उन्होंने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, भक्ति भाव कुछ उस तरह से
जो कि दक्षिण भारतीय स्टाइल की होती है, धोती जिसे मुंडू कहते हैं वो पहनकर, और वहां कंब रामायण उन्होंने सुना जो तमिल रामायण है। और जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना किया, उन्होंने अग्नि तीर्थम में स्नान किया समंदर में वहां के, और वहां रामनाथ स्वामी का जो मंदिर है, कहा यह जाता है कि वो विष्णु की प्रेरणा से बना हुआ मंदिर है। और विभीषण जब वापस जा रहे थे अयोध्या से, तो ये मूर्ति विष्णु की उनको दी थी भगवान राम ने, और वो मूर्ति वहीं पर रह गई और वहां मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसी किंवदंती है, कहते हैं कि ये चोल साम्राज्य के द्वारा मंदिर बनाई गई थी। ये सारी बातें जो हैं वो सही थोड़ी गलत हो सकती हैं, लेकिन वहां प्रधानमंत्री का राजनीतिक तौर पर जिस तरह से पहुंचने को देखा जा रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दरअसल एक सीट के तौर पर रामनाथपुरम, जिसका कि एक भूभाग है रामेश्वरम, उसे चुन लिया गया है। रामनाथपुरम ये सीट कैसी है? तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक सीट रामनाथपुरम, और कहा जाता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, सिर्फ साल 2019 को छोड़ करके। यह सीट सदा से या तो कभी बहुत पहले कांग्रेस के पास, नहीं तो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही रही थी। लेकिन पिछली दफा यहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उम्मीदवार उतरे थे और उन्होंने यहां से चुनाव जीता था, और मुस्लिम लीग के ये उम्मीदवार आज की तारीख में वहां से सांसद हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी इस कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पिछली दफा जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा था, तो उसके वोट में जो इजाफा हुआ था वो 15% से भी ज्यादा का इजाफा था। 15% से ज्यादा का इजाफा, और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी वहां आई थी। 44% लेकर के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 32% लेकर दूसरे नंबर पर आए थे, फासला 12% का। और शायद यहीं से वो दिमाग में बात आई होगी, रणनीति का हिस्सा बना होगा, और आज की तारीख में ये खबरें आने लगी हैं कि दक्षिण में प्रधानमंत्री का एक उम्मीदवार के तौर पर पदार्पण लोकसभा चुनाव में 2024 में हो सकता है, और वो सीट रामेश्वरम, रामनाथपुरम हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट यकीनन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां बढ़ रही है, जाहिर है कि वो वहां उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी स्वीकार्यता है, वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे उस स्वीकार्यता को और बढ़ाते हैं। तमिलनाडु बहुत आसान चुनावी जमीन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर सीट पर 32% मत आ जाना 2019 में साबित करता है कि कुछ बात है वहां जो भारतीय जनता पार्टी के लिए माकूल है। अभी तक वहां पर ज्यादातर जो एमपी हाल के दिनों में चुने गए वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। दूसरे नंबर पे भी जो आने वाले वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और जाहिर है समझा जा सकता है कि जो राजनीति है उसमें ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि चुनाव में काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि वहां अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो होगा क्या। देखिए, एक सीट प्रधानमंत्री के लिए जीतना बड़ी बात नहीं है, वो वाराणसी में भी जीतेंगे, वो अगर वहां से लड़े तो वहां भी जीतेंगे। वो वडोदरा से लड़े थे, आपको याद होगा 2014 में 2 सीटों पर लड़े थे, तब भी उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इसके आगे की जो बात है वो ये है कि दक्षिण में कांग्रेस अपने आप को महफूज पाती है। कर्नाटक में उसकी सरकार, तेलंगाना में उसकी सरकार, दावेदार की हैसियत से आंध्र प्रदेश में डीएमके के साथ तमिलनाडु में उसकी सरकार, और
केरल में काफी अरसे तक उसकी सरकार रही है और आज की तारीख में कई सांसद, खुद राहुल गांधी वायनाड, वहां से वो सांसद है और वहां की ज्यादातर सीटों पर या तो वो खुद दावेदार है या फिर उसके सहयोगी। ऐसे में वहां के किले को झकझोरने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी की सियासत के, उन्हें वहां भेजा जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि उस क्षेत्र में गांधी परिवार से, तेलंगाना से कोई दूसरे व्यक्ति भी लड़ सकते हैं। वो हो सकता है कि खम्मम सीट है जहां से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं या सोनिया गांधी लड़ सकती हैं। ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि दक्षिण के किले को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साधे। और सबसे बड़ी बात यह आज की तारीख में कि केवल उत्तर से उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर की सीटों की अपनी सीमा है 412 और जब तक आप उस तरफ जाकर सीटें नहीं लेते हैं दक्षिण भारत में, तो यह संख्या 400 कैसे पहुंचेगी। 370 का आंकड़ा प्रधानमंत्री ने खुद अपनी जुबान से संसद में कहा है, यह कैसे पहुंचेगा। स्ट्राइक रेट 100% तो किसी भी हालत में कहीं भी नहीं होती है, तो वो उत्तर की सीटों पर कैसे होगी। बहुत से गठबंधन बन रहे हैं, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ काम कहीं कहीं कर भी जा सकते हैं और ऐसे में जाहिर है उन 131 सीटों को छोड़ा नहीं जा सकता है। रामेश्वरम बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जरा चलिए पीछे याद करिए कि जब नए संसद को बनाया जा रहा था और उद्घाटन था, और ज्यादा महीनों पहले की बात नहीं है, उस वक्त आपको याद होगा एक संगोल आया था। संगोल जिसे धर्मदंड कह सकते हैं, जो चोल साम्राज्य का धर्मदंड कहलाता था, और उसे लेकर के प्रधानमंत्री, वो तस्वीरें याद कीजिए, चलते हुए आ रहे थे। और आज भी स्पीकर के आसन के पास वो संगोल लगा हुआ है, वो धर्मदंड लगा हुआ है। तमिलनाडु से जुड़ाव बनाने की कोशिश पिछले कई महीनों से हो रही थी, या यूं कह लें कई सालों से हो रही थी। वो तस्वीरें याद कीजिए, अभी हाल के दिनों में जनवरी में 20-21 को आई थी, समंदर के किनारे प्रधानमंत्री बैठे हुए प्राणायाम की मुद्रा में। वो सब कुछ कहीं ना कहीं शोर इशारा कर रही थी कि कुछ प्रयोजन है, और वो प्रयोजन, उस पर धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। प्रधानमंत्री वाराणसी से लड़ सकते हैं, वाराणसी टेम्पल टाउन है। प्रधानमंत्री रामेश्वरम, जिसे लोकसभा जिसका रामनाथपुरम है, वहां से भी लड़ सकते हैं। ये जानकारी धीरे धीरे सतह पर आने लगी है। वहां से वो लड़ सकते हैं ताकि उत्तर और दक्षिण की दोनों सीटों पर जब प्रधानमंत्री लड़े तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें दोनों क्षेत्रों में आसान रहे। क्या ये सब कुछ ऐसा होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी सोच रही है? वक्त बताएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें बताइए, कमेंट्स करिए और जरूर ये लिखिए कि आखिर किस तरह की जानकारियां आपको हमसे अपेक्षित हैं। खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।